Hello friends, myself Rahul Garg and I am teaching you Indian polity. आज हमारा लास्ट डे है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। हम टॉपिक पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कर्तव्य। यह टॉपिक हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस हम इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। राष्ट्रपति की मुख्य रूप से कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। कार्यकारी जो भी एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड होती है, जैसे वो महान्यायवादी का अपॉइंटमेंट करता है, चुनाव आयुक्त का अपॉइंटमेंट करता है, एससी एक्ट कमीशन का अपॉइंटमेंट करता है। मतलब जो भी डिसीजंस उसके एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड होते हैं वो सब उसके कार्यकारी शक्तियों में आते हैं। विधायी शक्तियाँ मतलब जो भी डिसीजंस उसके संसद से रिलेटेड होते हैं, जैसे कोई भी बिल हो गया वो राष्ट्रपति के साइन के बाद ही पास होता है, तो ये उसकी लेजिस्लेटिव पावर हो गई। या आपका बजट सेशन हो गया तो उसमें वो मनी बिल उसकी परमिशन से इंट्रोड्यूस होता है, वो उसकी लेजिस्लेटिव पावर हो गई। संसद का पहला सत्र हो गया, जॉइंट जॉइंट सेशन के लिए हो गया, तो ये सब उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स में आती है। वित्तीय पावर्स वो सारी पावर्स होती हैं जो उसकी फाइनेंस से रिलेटेड होती है। जैसे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो गया, जैसे आपका बजट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट हो गया तो उसके लिए राष्ट्रपति का एग्रीमेंट ज़रूरी है। मनी बिल हो गया, उसके लिए प्रायर परमिशन चाहिए राष्ट्रपति की। ये सब उसकी वित्तीय शक्तियों में आ गई। ऐसी न्यायिक शक्तियाँ वो सब हो गई जिसके लिए जो जुडिशरी से रिलेटेड है, जैसे आर्टिकल 143 होता है, वो किसी भी मैटर को जुडिशरी से कंसल्ट कर सकता है, कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है, तो ये उसकी न्यायिक शक्ति में से हो गई। या किसी संसद के निलंबन से लेने के लिए कुछ भी राष्ट्रपति से डिस्कशन किया जा सकता है, तो ये भी उसकी न्यायिक शक्तियों में से एक हो गई। कूटनीतिक जो भी आपके डिप्लोमेटिक डिसीजंस होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पे ही लिए जाते हैं, तो ये सब उसकी कूटनीतिक हो गई। सैन्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति तीनों डिपार्टमेंट का हेड होता है, ये हमने पढ़ा है। कोर्ट मार्शल्स हो गए, उसके रिलेटेड भी डिसीजन ले सकता है वो, तो ये उसकी सैन्य शक्तियाँ हो गई। इमरजेंसी पावर्स में तीन अपने आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360। उसमें इमरजेंसी से रिलेटेड भी राष्ट्रपति की पावर्स होती हैं। तो आने वाले पार्लियामेंट चैप्टर्स हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसमें डिटेल में ये टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पावर होती है राष्ट्रपति की वो होती है उसकी विटो शक्ति। विटो शक्ति क्या होती है? जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो जब राष्ट्रपति का साइन होगा उसी के बाद वो अधिनियम या एक्ट बनेगा। राष्ट्रपति के अलावा राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को लेके तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला, वह उसमें अपनी स्वीकृति दे सकता है, अगर उसने स्वीकृति दे दी तो वह अधिनियम बन जाएगा। दूसरा, वह अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। और तीसरा, वह उसको पुनर्विचार के लिए संसद में भेज सकता है। राष्ट्रपति इन दो ऑप्शंस में अपने विटो का इस्तेमाल करता है। राष्ट्रपति के पास, इंडियन प्रेसिडेंट के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास तीन विटो पावर्स होती है। एक अत्यांतिक, एक निलंबनकारी और एक पॉकेट। अत्यांतिक विटो में क्या होता है? कोई भी बिल, कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास आया है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है और इस तरह वो विधेयक समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ऐसा कब होगा? अगर मंत्री के द्वारा कोई विधेयक पास किया गया है तो राष्ट्रपति तो मंत्री की सलाह पर ही एक्ट करता है, तो उसको वो विधेयक तो पास करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी प्राइवेट मेंबर ने ये बिल पास किया है जो कि मंत्री नहीं है, तो उस केस में राष्ट्रपति उस परमिशन को डिनाई कर सकता है। या एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी लॉस कर गई है या वो गिर गई है, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद है ही नहीं। तो जब नेक्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो राष्ट्रपति को उस अत्यांतिक या एब्सोल्यूट विटो यूज़ करने के लिए कह सकती है, या उस बिल को या उस विधेयक पे स्वीकृति देने से मना कर सकती है। एक होता है आपका निलंबनकारी विटो, मतलब राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है। तो इस तरह का डिसीजन आपका निलंबनकारी विटो में आता है। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को
संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है और संसद उसको संशोधन किए बिना या संशोधन के साथ पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति बाध्य होता है उसमें स्वीकृति देने के लिए। तो यह सस्पेंसिव विटो होता है। और आपका लास्ट होता है पॉकेट विटो। हमारे संविधान में राष्ट्रपति के पास उस डिसीजन लेने के लिए या किसी बिल पे या किसी विधेयक पे स्वीकृति देने के लिए कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। तो इसी से आपको ये पॉकेट विटो निकलता है। मतलब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने पास अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रख सकता है। कहीं कहीं इसको राष्ट्रपति की एक विवेकपूर्ण पावर बोलते हैं, मतलब उसकी एक इंडिपेंडेंट पावर बोलते हैं। बट राष्ट्रपति हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मंत्री परिषद होता है उनकी सलाह पर ही एक्ट करता है। तो ये उस केस में हो सकता है अगर कोई बहुत कंट्रोवर्शियल अधिनियम है जिसको सरकार नहीं चाहती भी पास करना, तो वो राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रख सकती है। या कोई गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई है तो तब राष्ट्रपति उस बिल को अपने पास सुरक्षित रख सकता है और नई गवर्नमेंट के आने तक या नई सरकार के आने तक उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। तो इस तरह भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटोस होते हैं। तो यह आपके पास यह क्वेश्चन कभी भी एग्जाम्स में आ सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या मेंस में भी आ सकते हैं कि राष्ट्रपति की वीटो पावर पर चर्चा कीजिए। तो आपको राष्ट्रपति की वीटो पावर लिखनी है कि विधेयक आपका एक्ट कब बनता है, फिर जैसे आपको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है बिल्कुल सेम मैनर में आपको एग्जाम में एक्सप्लेन कर देना है। अब हम राष्ट्रपति के पास एक स्पेशल पावर होती है जिसको अध्यादेश लागू करने की पावर बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीलिम्स और मेंस, मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह शक्ति का वर्णन हमें अनुच्छेद 123 में मिलता है। जब भी पार्लियामेंट के या संसद के दोनों सदन नहीं चल रहे हो या दोनों में से एक सदन भी नहीं चल रहा हो, किसी भी विधेयक को पास करने के लिए संसद के दोनों सदनों का परमिशन ज़रूरी होता है। इसलिए अगर संसद में दोनों में से कोई एक भी सदन अगर नहीं चल रहा होगा तो उस सिचुएशन में वह विधेयक पास नहीं हो सकता। तो उन सिचुएशंस में राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। जब कोई मैटर बहुत अर्जेंसी का हो, इमरजेंसी का हो, तो उन सिचुएशंस में राष्ट्रपति इस पावर को यूज़ कर सकता है। अब इस जो शक्ति होती है राष्ट्रपति की, शक्ति के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये कोई परमानेंट पावर नहीं होती। यह जो अनुच्छेद 123 में जो विधेयक लागू करने की पावर दी गई है राष्ट्रपति को, ये परमानेंट पावर नहीं है, ये एक अल्पकालीन पावर होती है। हमारे संविधान में संसद के किन्हीं भी 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम जो गैप हो सकता है वो 6 महीने का होता है। तो 6 महीने का हो सकता है। जैसे आपका बजट सेशन होता है और आपका विंटर सेशन होता है, एक बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो किन्हीं भी 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम जो गैप होता है वो 6 मंथ्स का हो सकता है। 6 मंथ्स के अंदर आपको पार्लियामेंट की सिटिंग करनी ही पड़ेगी। और जो भी नेक्स्ट पार्लियामेंट का सेशन होगा, जब भी संसद दोबारा बैठेगी, तो उसके बैठने के 6 मंथ्स के अंदर यह जो अध्यादेश राष्ट्रपति लेके आया है उसको संसद से पास कराना पड़ेगा। तो मैक्सिमम जो लाइफ होती है किसी भी अध्यादेश की वो 6 मंथ्स और 6 वीक तक हो सकती है। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके प्रीलिम्स में आ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि राष्ट्रपति की जो ये पावर होती है, ये संसद को बाईपास करके पावर नहीं होती, ये को एक्सटेंसिव पावर होती है, ये सम विस्तीर्ण शक्ति होती है। मतलब जिन विषयों पे संसद विधेयक ला सकती है या संसद अधिनियम बना सकती है, उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है। मतलब किसी भी ऐसे विषय को राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से लागू नहीं कर सकता जिन विषयों पे संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इसकी और क्या इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है? इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी
इसकी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ये अध्यादेश संसद में पास नहीं होता, 6 मंथ्स और 6 वीक बाद संसद में पास नहीं होता या संसद इसको रिजेक्ट कर देती है, तो इस अध्यादेश के आने के बाद जो भी चेंजेस लाए गए होंगे वो नल एंड वॉइड नहीं होते या वो रिजेक्ट नहीं होते, वो लागू रहते हैं। तो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। अब क्या इस जो राष्ट्रपति जो ये अनुच्छेद लेके आया है, क्या इसको कोर्ट में चुनौती, न्यायिक चुनौती दी जा सकती है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति की उसके पद के दौरान अकाउंटेबिलिटी, उसके ऑफिशियल वर्क में अपन उसको कोर्ट की सज़ा नहीं दी जा सकती। बट इस केस में अगर असद्भाव है, मतलब मेलाफाइड इंटेंशन है, गलत विचार से लाया जा रहा है, किसी से दुश्मनी निकालने के लिए या लाया जा रहा है और ऐसा कोर्ट में प्रूव हो जाता है, तो इस बिल को नल एंड वॉइड या एंड किया जा सकता है। इसका एक रीसेंट एग्जांपल डाल सकते हैं, इसका एक रीसेंट एग्जांपल हम ले सकते हैं जो गवर्नमेंट अभी एपिडेमिक को लेके अमेंडमेंट एक्ट लेके आई है। आपने देखा कि अभी सदन का या संसद का कोई भी सदन नहीं चल रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट को हेल्थ वर्कर्स की सेफ्टी के लिए एक इमरजेंसी में एक अध्यादेश 123 लाना पड़ा। तो उसको हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए कोट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको अनुच्छेद याद होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, इसका आप एग्जाम्पल्स कोट करिए, या मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का, वो है राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। हमारे संविधान में कानून की एक प्रक्रिया है कि आप लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप कन्विक्टेड हो गए हो तो एक आखिरी ऑप्शन होता है, वो है राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। इसमें जो दोषी होता है वो आपका किसी भी यूनियन लॉ के अगेंस्ट में हो सकता है, या संघीय विधि के विरुद्ध हो सकता है, कोर्ट मार्शल का हो सकता है, सैन्य न्यायालय का हो सकता है, या प्राणदंड हो सकता है, किसी को मृत्यु की सज़ा सुना दी गई है वो भी हो सकता है। किन कंडीशंस में ये डिसीजन लिया जा सकता है? अगर राष्ट्रपति को लगता है कि यह एक न्यायिक गलती है, मतलब जजमेंटल एरर है, या सुप्रीम कोर्ट के जज ने डिसीजन देने में गलती करी है, तब यह ऑप्शन को लिया जा सकता है। या फिर दंड का स्वरूप अधिक कड़ा है, जो उसको सज़ा मिली है वो उसके ऑफेंस के हिसाब से बहुत कड़ी है, तभी इस शक्ति का इस्तेमाल राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी क्षमादान शक्तियाँ होती हैं? इसमें जो फर्स्ट होती है वो होती है पार्डन। पार्डन आपकी स्पेशली प्राण दंड के केसेस में इस्तेमाल की जाती है। प्राण दंड को माफ़ करने का अधिकार बस राष्ट्रपति के पास ही होता है। इसमें जो भी कन्विक्टेड है वह पूरी तरह से एब्सॉल्व हो जाता है, पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाता है, सारे केस निलंबित हो जाते हैं, उसकी सज़ा भी माफ़ कर दी जाती है। दूसरा होता है कम्यूटेशन या लघुकरण। इसमें सज़ा के प्रारूप को चेंज कर दिया जाता है। जैसे किसी को प्राण दंड मिला है तो उसको कठिन कारावास दिया जा सकता है, या किसी को बहुत कठिन कारावास मिला है तो उस कठिन कारावास को थोड़ा कम किया जा सकता है, या उसके स्वरूप को साधारण किया जा सकता है। इसमें थर्ड होता है परिहार या रेमिशन। इसमें जो सज़ा का जो स्वरूप होता है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे किसी को 3 साल की, 4 साल की सज़ा मिली है तो उसको 2 साल, 1 साल की सज़ा दी जा सकती है। तो लघुकरण में या कम्यूटेशन में सज़ा का प्रारूप चेंज होता है, लेकिन परिहार, रेमिशन में सज़ा का प्रारूप चेंज नहीं होता। इसमें फोर्थ में आता है विराम। कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, जैसे कोई प्रेग्नेंट है या किसी को कुछ बीमारी हो गई, हार्ट अटैक आ गया, या कुछ स्पेशल केस हो गया, तो उस कंडीशंस में इस शक्ति का राष्ट्रपति इस्तेमाल कर सकता है।
इसमें लास्ट होता है प्रतिलंबन या प्रविलंबन या रिप्राइव। इसका मेन मतलब होता है स्टे लगना या उसकी दंड पे स्थायी रोक लगना। यह हम इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो कन्विक्टेड है वो अपील कर सकता है, तो उसको उस अपील करने के लिए समय देना, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। समय देने के लिए इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति की जो ये शक्तियाँ होती हैं उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। इसमें जो भी कन्विक्टेड है उसको मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं होता। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपका कटघरा होता है जिसमें ओरल हियरिंग्स होती हैं, तो इस तरह का कोई भी अधिकार राष्ट्रपति कन्विक्टेड को नहीं होता। इसमें राष्ट्रपति साक्ष्य का पुनः अध्ययन कर सकता है, मतलब जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी एविडेंसेस हैं, उसको राष्ट्रपति दोबारा एनालिसिस कर सकता है या दोबारा पढ़ सकता है। राष्ट्रपति ने कुछ भी कारण या कुछ भी आदेश सुनाया है, चाहे क्षमा किया है, लघुकरण किया है, परिहार किया है, तो अपने आदेश का कारण बताने के लिए वो बाध्य नहीं है कि उसने क्यों ये डिसीजन लिया, किन किन चीज़ों को कंसीडर किया, इसके लिए वो बाध्य नहीं है। इसमें चौथा पॉइंट है प्रामाणिक भूल। मतलब हो सकता है कि कोर्ट ने एविडेंसेस को समझने में गलती कर दी हो या एविडेंसेस गलत हों, तो उस केस में भी इस शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रपति के इस डिसीजन की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती या जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। सिर्फ अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट में लिया गया है, जल्दबाजी में लिया गया है, गलत भावना से लिया गया है, पार्शियलिटी भेदभावपूर्ण लिया गया है, तो उस कंडीशंस में की जा सकती है, बट बहुत रेयर ऐसा होता है। लास्ट में हमारे संविधान में 3 इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, 53, 74 और 75। इसकी समरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और राष्ट्रपति की कार्यप्रणाली को भी समझेंगे। हमारे संविधान में जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं, जो भी कार्यपालिका के डिसीजंस होते हैं, वह सब राष्ट्रपति के नाम पर ही लिए जाते हैं। राष्ट्रपति हमारे संविधान में नॉमिनल हेड होता है या नाम का हेड होता है, बट रियल हेड प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति जो भी डिसीजन लेता है वह मंत्रिपरिषद, जिसका जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, उन्हीं के सलाह पर लेता है। वह खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकता, वह खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकता। उसके सारे डिसीजंस मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होते हैं। वह बस उनके द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर वो सलाह दोबारा दी जाती है तो वो उसको मानने के लिए बाध्य होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि संविधान में राष्ट्रपति की पोजीशन हमारी बॉडी में जैसे हैंड की पोजीशन होती है उसके जैसी है, लेकिन जो माइंड होता है वह मंत्रिपरिषद का होता है। जो दिमाग होता है वो मंत्रिपरिषद का होता है। राष्ट्रपति की कुछ प्रेरोगेटिव्स होते हैं या कुछ विशेष अधिकार होते हैं, वो इम्प्लिसिट है, डायरेक्टली मेंशन तो नहीं है, लेकिन कभी आ जाए तो हम उनको समझ सकते हैं। वह कुछ इस तरह होते हैं कि जैसे राष्ट्रपति आर्टिकल 78 में हमें इसका वर्णन मिलता है कि अगर किसी मंत्री ने किसी विषय पर कोई डिसीजन ले लिया है लेकिन मंत्री परिषद से उसके बारे में चर्चा नहीं की है, तो राष्ट्रपति उस विषय को मंत्री परिषद के समकक्ष रखने के लिए बोल सकता है। कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी भी विषय पर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, चाहे विधेयक से रिलेटेड है, जानकारी ले सकता है। और राष्ट्रपति की क्या प्रेरोगेटिव्स हो सकते हैं, विशेष अधिकार हो सकते हैं। अगर किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हो जाती है तो राष्ट्रपति विवेकपूर्ण उसके उत्तराधिकारी अगर कोई है तो उसको प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त कर सकता है।
लेकिन यह भी पूर्ण तरह स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अगर बहुमत से जो पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनने बहुमत से किसी सदस्य को नामांकित किया है तो राष्ट्रपति बाध्यकारी है उसको पीएम के लिए नॉमिनेट करने के लिए। एक पावर इसमें यह बोल सकते हैं कि अगर किसी भी पार्टी को इलेक्शन के दौरान पूर्ण बहुमत नहीं मिला है या कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति किसी पार्टी को जो लगता है राष्ट्रपति को कि यह बहुमत साबित कर सकती है को शपथ के लिए बुला सकता है। क्योंकि हमारे संविधान में जो प्रधानमंत्री है वो इलेक्ट होने के 1 महीने बाद, अब 1 महीने के अंदर अपना बहुमत साबित कर सकता है। तो यह कुछ विशेष अधिकार होते हैं राष्ट्रपति के हमारे संविधान में, तो इनको आप ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, आ भी चुका है एक बार मुख्य परीक्षा में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। तो आज हमारा प्रेसिडेंट ख़त्म हो गया है। हम नेक्स्ट सेशन में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हों तो आप कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।